Dear students, this is Praveen Kumar Agarwal from Management Department. Welcomes you in my today's lecture of Marketing Management. जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में हमने एक टॉपिक स्टार्ट किया था दैट वाज इम्पोर्टेंस एंड एडवांटेजेस ऑफ एडवर्टाइजमेंट, और इस टॉपिक में हमने एडवांटेजेस टू प्रोड्यूसर्स के पॉइंट को डिस्कस किया था, और इसके अंडर में जो डिफरेंट पॉइंट्स थे जो इसकी इंपॉर्टेंस को डिफाइन कर रहे थे इनको हमने प्रॉपर्ली डिस्कस कर लिया था। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि मिडिल मैन के लिए एडवर्टाइजिंग की क्या इंपॉर्टेंस है या किस तरीके से ये मिडिल मैन को डिफरेंट टाइप के एडवांटेजेस प्रोवाइड करता है। तो द वेरी फर्स्ट एडवांटेज इज हेल्पफुल इन सेलिंग। क्या काम होता है मिडिल मैन का? मिडिल मैन प्रोड्यूसर से गुड्स को परचेज करते हैं और इसे अल्टीमेट कंज्यूमर्स को सेल करते हैं। तो हम ऐसे पर्सन्स को मिडिल मैन का नाम देते हैं। इसको हम कंप्लीटली डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर्स में। अब जब प्रॉपर एडवर्टाइजिंग को फोकस किया जाता है बाय द प्रोड्यूसर्स, और जब कंज्यूमर्स को प्रॉपर ब्रांड के बारे में या प्रॉपर प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है, उनके फीचर्स के बारे में इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है, तो जब ये रिटेलर्स या होलसेलर्स के पास गुड्स को परचेज करने आते हैं तो बहुत ज़्यादा इंक्वायरी को फोकस नहीं करते हैं। दे आर डायरेक्टली डिमांडिंग दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट ऑन द बेसिस ऑफ द एडवर्टाइजमेंट। तो इसके लिए क्या होगा, जो मिडिल मैन है उनको बहुत ज़्यादा सेलिंग एफर्ट्स नहीं करने पड़ते। इजीली कस्टमर्स उनके पास आते हैं और प्रोडक्ट की डिमांड करते हैं और प्रोडक्ट को परचेज करके ले जाते हैं। तो इनको सेल करना बहुत आसान हो जाता है अगर एडवर्टाइजमेंट के बेसिस पर प्रोडक्ट को पॉपुलराइज कर दिया गया है उस केस में। सेकंड एडवांटेज क्या है मिडिल मैन के लिए? हेल्पफुल इन सर्चिंग मिडिल मैन। सबसे बड़ी बात क्या है, जब मैं प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू बात करूंगा तो अगर वो मिडिल मैन को सर्च करना चाहता है तो इसके लिए भी वो प्रॉपर एडवर्टाइजमेंट को ही फोकस करता है। एडवर्टाइजिंग के बेसिस पर वो प्रोडक्ट को सेल करने के लिए मिडिल मैन को सर्च करता है, और जो भी पर्टिकुलर पर्सन्स एज एन इंटरमीडियरी या एज अ मिडिल कंपनी के साथ में वर्क करने में इंटरेस्टेड होते हैं वो अपनी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इनको भेजते हैं, और उस इन्फॉर्मेशन के बेसिस पर उनको एवेल्युएट करते हुए कंपनी क्या करती है, मिडिल मैन को अपॉइंट करती है जो प्रॉपर वे में उसके प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं। तो कुल मिला के बेटर एबिलिटी कि मिडिल मैन को सर्च करने में बहुत हेल्पफुल होती है ये एडवर्टाइजिंग। ठीक है। थर्ड पॉइंट इज हेल्पफुल इन फेसिंग कंपटीशन। सबसे बड़ी बात क्या है, कंपटीशन की जब बात आती है तो प्रोड्यूसर की तो ये हेल्प करती है एडवर्टाइजिंग, लेकिन इसके साथ साथ मिडिल मैन को भी कंपटीशन फेस करने में ये एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ये प्रोडक्ट को मार्केट में प्रॉपर वे में इंट्रोड्यूस करती है और फिर इसकी डिमांड को भी क्रिएट करती है, और डिमांड क्रिएट होने की वजह से मार्केट में इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को तुरंत के तुरंत डिमांड किया जाता है। तो जो इसके कंपटीटर्स हैं मार्केट में, रिटेलर्स के, यानी कि जो इसके रिटेल आउटलेट्स मार्केट में अवेलेबल है जो अदर ब्रांड्स को सेल कर रहे हैं, उनसे कंपटीशन को फेस करना इस पर्टिकुलर मिडिलमैन के लिए या रिटेलर के लिए बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि एडवर्टाइजिंग के बेसिस पर जो प्रोडक्ट पॉपुलराइज हुआ है उसकी डिमांड ऑटोमेटिकली बढ़ती है और इसको सेल करने में बहुत ज़्यादा एफर्ट्स नहीं लगाने पड़ते हैं। तो इस तरीके से कंपटीशन को फाइट करना आसान हो जाता है एक मिडिलमैन के लिए ऑन द बेसिस ऑफ द एडवर्टाइजिंग। नेक्स्ट वन इज द अर्निंग सोर्सेस। सबसे बड़ी बात क्या है, जो एडवर्टाइजिंग है वो उसके लिए अर्निंग सोर्सेस अवेलेबल कराती है। अब अर्निंग सोर्सेस क्या है, एडवर्टाइजिंग का क्या मतलब है इसका? भाई जो मिडिलमैन है वो तो कंपनी से प्रोडक्ट को परचेज कर रहा है और उसको सेल कर रहा है और उसके बेसिस पर अपनी अर्निंग को एंश्योर कर रहा है, लेकिन इस डिमांड को स्टेबल बनाने का काम कौन करती है? एडवर्टाइजिंग करती है। जब तक ये डिमांड स्टेबल नहीं होगी तब तक कस्टमर्स थ्रू आउट द ईयर उसके प्रोडक्ट को परचेज नहीं करेंगे, और जब तक स्टेबल बेसिस पर प्रोडक्ट को परचेज नहीं किया जाएगा इसकी अर्निंग भी, ये जो इसकी इनकम है वो अप डाउन होती रहेगी, लेकिन स्टेबल डिमांड होने के बाद इसकी जो अर्निंग है वो स्टेडी वे में चलती रहेगी। तो एक तरीके से इसके सोर्सेस, अर्निंग सोर्सेस को स्ट्रॉन्ग करती है एडवर्टाइजिंग। एंड द लास्ट बेनिफिट टू द मिडिलमैन इज इंक्रीज इन गुडविल। सबसे बड़ी बात क्या है कि जब मार्केट में कोई भी पर्टिकुलर फर्म एडवर्टाइजिंग को मैक्सिमम लेवल तक फोकस करती है तो उसके बेसिस पर उसकी ब्रांडिंग स्ट्रॉन्ग होती है, उसकी एक इमेज बन जाती है, पॉजिटिव इमेज बन जाती है अमंग इट्स कस्टमर्स। और इस ब्रांड प्रोडक्ट को, इस गुड इमेज के प्रोडक्ट को जब कोई रिटेलर सेल करता है या कोई इंटरमीडिएट सेल करता है तो ऑटोमेटिकली उसकी गुडविल भी इंक्रीज होती चली जाती है। ओके, सो दीज ऑल आर द एडवांटेजेस टू द मिडिलमैन ऑफ एडवर्टाइजिंग।
The next advantage of advertising is to the consumers. Consumers के लिए क्या क्या advantages है? The very first advantage is increase knowledge. सबसे बड़ी बात क्या है कि जब कोई प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल होता है एट द वेरी फर्स्ट टाइम, तो उसके रिगार्डिंग डिफरेंट टाइप की इंफॉर्मेशन अवेलेबल कराई जाती है ऑन द बेसिस ऑफ द एडवर्टाइजिंग। यानी कि एडवर्टाइजिंग को फॉलो करते हुए कोई भी कंज्यूमर डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट्स के बारे में डिफरेंट टाइप की नॉलेज को गेन कर सकता है और उनके बारे में अपनी नॉलेज को इंक्रीज कर सकता है। वो ये पता कर सकता है कि जो उसकी पर्टिकुलर नीड्स हैं वो किन पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स के द्वारा फुलफिल की जा सकती हैं। तो ये सारी इंफॉर्मेशन उसको मिलती है ऑन द बेसिस ऑफ द एडवर्टाइजमेंट ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स इन द मार्केट। सेकेंड एडवांटेज क्या है इसके लिए? इजी परचेस। क्योंकि एडवर्टाइजिंग के बेसिस पर उसके पास हर प्रोडक्ट के बारे में प्रॉपर इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है। तो जब वो किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को परचेस करना चाहता है तो उसमें से किसी एक ब्रांड को सिलेक्ट करने के लिए, फाइनलाइज करने के लिए वो उस इंफॉर्मेशन का यूज़ करता है, उस इंफॉर्मेशन को प्रॉपरली इवेल्युएट करता है और इवेल्युएशन करने के बाद उसके अकॉर्डिंग जो ब्रांड उसके क्राइटेरिया को फुलफिल कर देती है वो उस ब्रांड को परचेस कर लेता है। यानी कुल मिला के एडवर्टाइजिंग के बेसिस पर जो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल कराई गई उसके बेसिस पर प्रोडक्ट को परचेस करना उसके लिए बहुत आसान हो जाता है। नहीं तो पहले क्या हुआ करती थी, इसके लिए एक टिपिकल टास्क हुआ करती थी। उसे देखना पड़ता था कि कौन कौन सी मार्केट्स में प्रोडक्ट अवेलेबल हैं, फिर उसके बारे में इन्फॉर्मेशन उसे गैदर करनी पड़ती थी, फिर वो इवैल्यूएशन करता था कि किसी ब्रांड को सिलेक्ट करना है, तब जाकर वो फाइनल परचेजिंग करता था। लेकिन जब से एडवर्टाइजिंग का कॉन्सेप्ट मार्केट में अवेलेबल हुआ है तो इसके बेसिस पर जो इन्फॉर्मेशन इजिली अवेलेबल होती है उसके बेसिस पर परचेजिंग डिसीजन आसान हो गया है कंज्यूमर्स के लिए। ठीक है। नेक्स्ट वन इज चीप एंड क्वालिटी गुड्स। सबसे बड़ी बात क्या है? जिन पर्टिकुलर गुड्स को प्रॉपरली एडवर्टाइज किया जाता है उनके साथ में क्या रहता है, वो अपनी सेल को इंक्रीज करते हुए अपने प्रोडक्ट के प्राइस को कम लेवल तक ले जाने में भी कैपेबल हो पाते हैं। तो कुल मिला के चीप प्रोडक्ट्स स्टैंडर्ड क्वालिटी के साथ में मार्केट में अवेलेबल रहते हैं और एडवर्टाइजिंग के बेसिस पर ही उसको पता चल पाता है कि ऐसे कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं जो प्राइस में कम हैं लेकिन वो बेटर और स्टैंडर्ड क्वालिटी को प्रोवाइड कर रहे हैं। तो एडवर्टाइजमेंट के बेसिस पर ऐसे प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन को गेन करते हुए वो इस टाइप के प्रोडक्ट का कंजम्पशन भी फॉलो करता है। ठीक है। एंड द लास्ट वन इज द इंक्रीज इन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। अब क्या होता है, मार्केट में ऐसे भी प्रोडक्ट्स अवेलेबल होते हैं जो कस्टमर्स के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इंक्रीज करते हैं, लेकिन इन पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स के बारे में उसको इन्फॉर्मेशन अवेलेबल कौन कराता है? एडवर्टाइजिंग। जब एडवर्टाइजमेंट के बेसिस पर वो ऐसे प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन को गेन करता है जो उसके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इंक्रीज कर सकते हैं, तो उन्हें परचेज करने के बाद वो क्या करता है, अपने स्टैंडर्ड को भी इंक्रीज करता है। पॉइंट इज क्लियर? तो ये तो एडवांटेजेस हो गए टू द कंज्यूमर्स। अब हम बात करते हैं एडवांटेजेस टू सोसाइटी एंड नेशन। एक सोसाइटी को या एक नेशन को एडवर्टाइजिंग के क्या क्या एडवांटेजेस रहते हैं। पहले हम पॉइंट बात करते हैं रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। किसी भी कंट्री का डेवलपमेंट कब पॉसिबल है? जब उसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस किया जा रहा हो। और प्रोडक्शन कब पॉसिबल होगा? जब कंजम्पशन होगा। कंजम्पशन कब होगा? जब मार्केट में सेल्स ज़्यादा होगी। सेल्स कब ज़्यादा होगी? जब मार्केट में डिमांड ज़्यादा होगी। और डिमांड को क्रिएट करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो किसकी रहती है आज की डेट में? एडवर्टाइजिंग की। तो एडवर्टाइजिंग क्या करता है? एडवर्टाइजिंग कंज्यूमर्स के बीच में किसी भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के रेफरेंस में डिमांड को इंक्रीज करता है और इस इंक्रीज डिमांड की वजह से सेल्स लगातार इंक्रीज होती है। सेल्स इंक्रीज होती है, कंजम्पशन लगातार इंक्रीज होता चला जाता है और इस कंजम्पशन के लगातार इंक्रीज होने की वजह से प्रोडक्शन भी ज़्यादा होता है। और इस प्रोडक्शन के जब इंक्रीमेंट ज़्यादा होते रहेंगे तो उस केस में किसी भी कंट्री का इकोनॉमिक डेवलपमेंट रैपिड वे में पॉसिबल हो पाता है, क्योंकि इनकम जनरेशन हो रहा है। एक तरफ तो आपको डिफरेंट टाइप के फैक्टर्स की रिक्वायरमेंट होती है, गुड्स एंड सर्विसेज का कंजम्पशन लगातार बढ़ रहा है, फैक्टर्स का कंजम्पशन लगातार बढ़ रहा है, तो जो कंट्री की ओवरऑल इनकम है या नेशनल इनकम है वो लगातार इंक्रीज होती है। और जब नेशनल इनकम लगातार इंक्रीज होती है तो उसकी वजह से किसी भी कंट्री के इकोनॉमिक डेवलपमेंट के रैपिड वे में इंक्रीज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है। सेकेंड एडवांटेज क्या है? इंक्रीज इन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। सोसाइटी के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इंक्रीज करने का काम किसका होता है? एडवर्टाइजिंग का।
क्योंकि रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम्स को इम्प्लीमेंट करते हुए कोई भी फर्म कंज्यूमर्स की डिफरेंट नीड्स एंड वांट्स को सर्च करती है, जिसके बेसिस पर उनके स्टैंडर्ड को इंक्रीज किया जा सके, और ऐसे प्रोडक्ट को फिर प्रोड्यूस किया जाता है और एडवर्टाइजिंग के मीडियम से ऐसे प्रोडक्ट की डिमांड को क्रिएट करते हुए कंज्यूमर्स या सोसाइटी या नेशन के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इंक्रीज किया जाता है। ओके, नेक्स्ट वन इज इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को भी इंक्रीज किया जाता है विद द हेल्प ऑफ एडवर्टाइजिंग, क्योंकि जब एडवर्टाइजिंग में आपको डिफरेंट टाइप के फंक्शंस को फॉलो करना है तो इन फंक्शंस को फुलफिल करने के लिए, इनको कंप्लीट करने के लिए आपको रिक्वायरमेंट होगी पर्सनल्स की, ह्यूमन रिसोर्सेज की। बिना ह्यूमन रिसोर्सेज के आप एडवर्टाइजिंग के डिफरेंट फंक्शंस को कंप्लीट नहीं कर सकते। तो जब आप इनको, इसका मतलब क्या होगा कि आप डिफरेंट ह्यूमंस को जो एम्प्लॉयमेंट अवेलेबल कराओगे, तो कुल मिलाकर जो एडवर्टाइजिंग है वो सोसाइटी में या नेशन में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को भी इंक्रीज करती है। नेक्स्ट वन इज अवेलेबिलिटी ऑफ गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स। सबसे बड़ी बात क्या है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इंक्रीज करना है तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ऐसे क्वालिटी प्रोडक्ट्स को अवेलेबल कराना होगा जिसके बेसिस पर ये पर्टिकुलर एक्ट पॉसिबल हो सके। तो कुल मिलाकर जो एडवर्टाइजिंग है वो गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स की अवेलेबिलिटी को भी एंश्योर करती है। ठीक, नेक्स्ट वन इज डेवलपमेंट ऑफ सिविलाइजेशन। एडवर्टाइजिंग को हम सिविलाइजेशन के प्रोग्रेस के एक एलिमेंट के नाम से भी जान सकते हैं। यानी कि एक सिविलाइजेशन को अगर स्टार्ट किया जाता है, उसको डेवलप किया जाता है, तो उसमें एडवर्टाइजिंग भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। क्योंकि जब हम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के चेंज की बात करते हैं तो इसका मतलब हम क्या कर रहे हैं, हम एक सिविलाइजेशन को जनरेट कर रहे हैं। पहले क्या होता था, हैंड रिटन वे में डॉक्यूमेंट्स को प्रिपेयर किया जाता था। बैंक्स में जितने भी काम होते थे वो क्या होते थे ना, वो मैनुअल वे में परफॉर्म किए जाते थे। लेकिन जब कंप्यूटर को इन्वेंट किया गया और उसके रिगार्डिंग जो बैंकिंग एक्टिविटीज़ हैं उनको कंप्लीट करने के लिए डिफरेंट टाइप के बैंकिंग सॉफ्टवेयर्स को डेवलप किया गया, तो उसके बेसिस पर बैंकिंग को 100% ऑटोमेटेड कर दिया गया। यानी कि अब जितने भी रिकॉर्ड्स मेंटेन होते हैं वो सब कंप्यूटराइज्ड वे में होते हैं। जो भी एक्टिविटीज़ फॉलो करनी है वो कंप्यूटराइज्ड वे में फॉलो करनी है। तो इसका मतलब इसने क्या करा, एक नए सिविलाइजेशन को डेवलप किया, एक नए कल्चर को डेवलप किया जिसमें काम करने का तरीका बिल्कुल ही चेंज हो गया। लेकिन इसके बारे में जो अवेयरनेस थी कंज्यूमर्स के बीच में, उस अवेयरनेस को फॉलो किया गया ऑन द बेसिस ऑफ द एडवर्टाइजमेंट। यानी कि प्रोडक्ट तो डेवलप हो गया, लेकिन इस प्रोडक्ट के बारे में डिफरेंट पर्सन्स टू सोसाइटी इंफॉर्मेशन अवेलेबल कराने के लिए आपने एडवर्टाइजमेंट को फोकस किया, और इस एडवर्टाइजमेंट ने एक सिविलाइजेशन को डेवलप करने में अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। ठीक है, नेक्स्ट वन इज हेल्पफुल इन फॉरेन ट्रेड। आपको फॉरेन ट्रेड करनी है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट में इन्वॉल्व होना है, फॉरेन कंट्रीज के साथ में अपने या फॉरेन कंट्रीज में जाकर अपने प्रोडक्ट्स को सेल करना है, तो इसके लिए आपको एडवर्टाइजिंग को फोकस करना ही होगा। क्योंकि ग्लोबलाइजेशन की एज में एडवर्टाइजिंग को मैक्सिमम लेवल तक फोकस किया जाता है। केवल एडवर्टाइजिंग के बेसिस पर आप एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की एक्टिविटी को फुलफिल कर सकते हो। दूसरी कंट्री में आपको अपने प्रोडक्ट की डिमांड को क्रिएट करना है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एडवर्टाइजिंग को फोकस करना ही होगा। क्योंकि आपका प्रोडक्ट दूसरी कंट्री के पर्सन के पॉइंट ऑफ व्यू से अननोन होगा, और अपनी अवेयरनेस इंक्रीज करने के लिए आपको लार्ज स्केल पर एडवर्टाइजमेंट को फोकस करना होगा, तब जाकर आप फॉरेन ट्रेड को सक्सेसफुल वे में फॉलो कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट वन इज द हेल्पफुल इन डेवलपमेंट ऑफ न्यूज़पेपर्स। न्यूज़पेपर के डेवलपमेंट में सबसे ज़्यादा हेल्पफुल होता है कौन, एडवर्टाइजिंग। क्यों, जब भी आप न्यूज़पेपर ओपन करते हो तो आप डिफरेंट टाइप के एडवर्टाइजमेंट्स उस पर प्रिंटेड फॉर्म में देखते हो। तो ये जो एडवर्टाइजमेंट्स हैं ये इनके लिए क्या करते हैं, एक सोर्स ऑफ इनकम का जरिया बनते हैं, और इस इनकम के बेसिस पर न्यूज़पेपर्स क्या करते हैं, अपने आप को प्रॉपर्ली डेवलप कर पाते हैं। ठीक है, एंड द लास्ट वन इज द reduced cost. It means that when we are using the concept of advertising, then it is increasing the demand of the product. इस डिमांड के इंक्रीमेंट की वजह से लगातार सेल्स इंक्रीज होती है, और सेल्स इंक्रीज होने की वजह से आप लार्ज स्केल में प्रोडक्शन को फॉलो करते हो, और लार्ज स्केल में प्रोडक्शन करने की वजह से आपको इकोनॉमीज ऑफ स्केल का फ़ायदा मिलता है, और इस इकोनॉमीज ऑफ स्केल की बेसिस पर आपकी जो प्रोडक्शन कॉस्ट होती है वो रिड्यूस होना स्टार्ट हो जाती है।
मार्केटिंग कॉस्ट भी रिड्यूस होती है, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट भी रिड्यूस होती है, और इस रिड्यूस्ड कॉस्ट का जो बेनिफिट है वो एक प्रोड्यूसर अपने कंज्यूमर्स को प्राइस कम करके प्रोवाइड करता है, यानी कि कंज्यूमर को वही प्रोडक्ट अब क्या होते हैं, कम प्राइस में मार्केट में अवेलेबल होते हैं. सो दिस इज द एडवांटेजेस ऑफ एडवर्टाइजिंग टू सोसाइटी एंड नेशन. थैंक यू.